जॉन सीना रिटायर हो गए। ड्रू मैकिंटायर ने ब्रीफकेस तो जीता लेकिन कैश इन उनका सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जब मैं बोल रहा हूं तो शायद आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कांड किसने किया होगा। तो कुल मिला के मनी इन द बैंक वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज जो है WWE के मनी इन द बैंक शो के बारे में। जस्ट अभी मैंने फिनिश किया लाइव देख के, और क्या चीजें WWE ने शो पर दिखाई हैं। ये तो कह सकता हूं कि पूरा शो WWE ने टॉप नॉच बुक किया था और मजा आ गया पूरे शो को देख के। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बस आराम से बैठ जाओ, वीडियो को लास्ट तक देखना। और सबसे पहले जो मनी इन द बैंक के शो की शुरुआत होती है वो मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच से होती है। और ये वाला मैच हमको पता था कि पहले ही हो जाना है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के जीतने के ज्यादा चांसेस थे और फिर उनको आज शो पर कैश इन भी करना था। अब मैच की कहानी आपको बताता हूं, बहुत सारे बढ़िया स्पॉट्स थे यहाँ पर। सबसे पहले शुरुआत में ड्रू मैकिंटायर ने लैडर लेके एकदम से सबको इधर उधर गिराना शुरू कर दिया। चैट गेबल ने ड्रू मैकिंटायर को लॉक किया हुआ था, मतलब उनके हाथ को जो है पकड़ा हुआ था। उधर से अंद्रादे ने आके, जो जैसे मैंने बोला था अंद्रादे और कार्मेलो हेस का रोल यहाँ पर होगा इस मैच की क्वालिटी को बढ़िया बनाने के लिए, तो अंद्रादे ने वहां से लेग ड्रॉप भी मारा। इसके बाद अंद्रादे एंड कार्मेलो हेस दोनों ही जो गिरे हैं पेट के बल में, मतलब जो वो छटपटा रहे थे उससे पता लग रहा था कि क्या तगड़ा उनको लैडर के साथ जो है इंपैक्ट आया। इसके साथ साथ चैट गेबल का हमने सुप्लेक्स फेस्ट भी देखा, जो कि उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को भी लगाया, कार्मेलो हेस को भी लगाया, साथ में जे ऊसो को भी लगाया और एक लैडर को भी लगा दिया। लैडर को पकड़ के उन्होंने लिटरली अंद्रादे के ऊपर मारा, जिसका इंपैक्ट अंद्रादे के ऊपर आता। लेकिन क्राउड वहां पे स्टिल क्या चैंट कर रहा था, यू स्टिल सक के चैंट कर रहा था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी चल रही थी। यूजुअली ऐसे चैंट होते हैं दिस इज ऑसम के, लेकिन चैट गेबल को तो आपको पता है क्राउड की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल नहीं रहा आजकल उनके रिसेंट बिहेवियर की वजह से। इसके बाद एले नाइट ने भी एक तगड़ा स्पॉट किया, जो उन्होंने नेक ब्रेकर लाया, मतलब खड़ी लैडर के ऊपर चैट गेबल को, वो भी बहुत इंपैक्टफुल था। ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर उसके बाद मैच की जो पेस है उसको वो नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए। चैट गेबल के ऊपर उन्होंने पावर बॉम्ब लगाया। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने खुद भी BFT खाया और उसके बाद जे ऊसो ने भी उनके ऊपर स्प्लैश मारा। एंड देन यहाँ पर हमको यीट और यह वाला मूवमेंट दिखता है, जब एले नाइट और जे ऊसो दोनों ही टॉप लैडर के ऊपर चढ़े हुए होते, मतलब ब्रीफकेस निकालने के लिए, और वहां पर वो जो पंचेस है उसको एक्सचेंज कर रहे होते हैं। लेकिन कार्मेलो हेस आते हैं, उन्होंने लैडर को धक्का दिया और दोनों यीट और यह वाले दोनों के दोनों वहीं पर धराशायी हो जाते हैं। इसके बाद अंद्रादे ने इस मैच का शायद सबसे कूलेस्ट स्पॉट किया, जब एले नाइट ने थोड़ा सा उनको पुश किया, उसकी वजह से अंद्रादे ने जो है कार्मेलो हेस को ही पटका था ना, उन्होंने सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब मारा उनको, जो कि इतने झटके से इंपैक्ट से पड़ा, मतलब उछल गए ये सुपरस्टार। उसके बाद तो भाई इनको मैच में क्या ही कमबैक करना था। चैट गेबल ने जो है सुप्लेक्स मारा एले नाइट को, और क्या स्ट्रेंथ नजर आई इसमें। चैट गेबल यूजुअली सुप्लेक्स लगाते, लोग बोलते हैं बहुत स्लो होता है इनका, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्लोसिव वाली स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने एले नाइट को उठा के टॉप रोप से ही सीधा उधर गिरा दिया बाहर, जो लैडर का ब्रिज बना हुआ था। तो वो भी बहुत बढ़िया स्पॉट था। चैट गेबल लटक जाते हैं ब्रीफकेस के साथ, और जे ऊसो देख रहे भाई ये बंदा तो ऊपर ही लटक गया, क्योंकि लैडर हटा रहे थे। जैसे नीचे गिरे, जे ऊसो ने स्पीयर मारा। जे ऊसो को लगता भाई अब मैं जाऊंगा टॉप रोप के ऊपर, सॉरी लैडर के टॉप पर, वहां से ब्रीफकेस निकालूंगा। और ये मैं बोलूंगा ये क्या तरीका था भाई ड्रू मैकिंटायर का उनसे जे ऊसो से ब्रीफकेस उनको ना पोजीशन देने का। लिटरली लैडर पकड़ के उन्होंने जे ऊसो के ऊपर मार दिए ऐसे, और उसके बाद जे ऊसो वहां से गिरे, ड्रू मैकिंटायर चढ़े टॉप पे जाते हैं। उसके बाद उन्होंने ब्रीफकेस को जो है निकाल लिया हुक से, और वो बन गए हैं आपके इस साल के मिस्टर मनी इन द बैंक। और जैसे मैं बोल रहा था प्रेडिक्शन में भी कि सबसे ज्यादा जो सेंस है वो ड्रू मैकिंटायर का ही लग रहा है, और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे जीत चुके हैं। अभी कैश इनके ऊपर थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि वहां तो कुछ अलग ही ड्रामा था। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में। और इस मैच से मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, और मैं बोलूंगा कि इसने डिलीवर नहीं किया। और सीन कुछ ऐसा होता है कि शुरू में ब्रॉन ब्रेकर ने अपनी क्विकनेस अजाइल जो वो है अपनी स्ट्रेंथ दिखाई सैमी ज़ेन को, जो कि उनको अगेन सरप्राइज करती है। बेली टू बेली सुप्लेक्सेस काफी उन्होंने लगाए। सैमी ज़ेन ने भी कम बैक किया अपनी DDT के साथ, क्लोज लाइन के साथ, और एक स्पॉट भाई ब्रॉन ब्रेकर ने लिटरली आज सैमी ज़ेन को बचा लिया है। वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हैं, वहां से मून सॉल्ट मारते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे गिर रहे थे भाई सैमी ज़ेन। अगर ब्रॉन ब्रेकर ने वहां उनको पकड़ा ना होता तो भाई पता नहीं क्या हो जाता। इसके बाद सैमी ज़ेन जो है ब्लू थंडर बॉम्ब हिट करते हैं, उसके ऊपर किक आउट होता है। ब्रॉन ब्रेकर ने अपना वही टॉप रोप पे चढ़ के जो फ्रैंकेनस्टाइनर मारते हैं वो लगाया, और वो हमेशा ही उतना ही इंप्रेसिव लगता है, चाहे उसको कितनी बारी देख लो। अब मैच में हम आगे बढ़ते हैं, जब ब्रॉन ब्रेकर कुछ इसी स्टाइल में जाते हैं भाग के, जो वो सैमी ज़ेन को स्पीयर मारते हैं। और लेकिन इस बार ना ब्रॉन ब्रेकर को पता था कि सैमी ज़ेन उछल जाता है, तो वो रुक गए वहां पे जाके, उन्होंने अपने आप को हिट नहीं होने
उन्होंने दिया। इसके बाद भाई उन्होंने क्या एक क्लोज लाइन मारी भाई, वो एप्रन से चढ़ते हैं और अनाउंसर डेस्क के पास होते हैं सैमी ज़ेन, और वहां पे जाके उन्होंने मारा। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ब्रॉन ब्रेकर के पैर में लगी भी है थोड़ी सी, उसके बाद उसको फेवर भी कर रहे थे। बट मैच की एंडिंग मुझे पसंद नहीं आई। सैमी ज़ेन ने एक्सप्लोडर मारा, हेलुआ किक के लिए जा रहे होते हैं, ब्रॉन ब्रेकर ने लगने नहीं दी, लेकिन अचानक से हेलुआ किक पड़ने के बाद ब्रॉन ब्रेकर ने बस खत्म हो गए, वो पिनफॉल हो गया और ब्रॉन ब्रेकर फिलहाल तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। मेरी प्रेडिक्शन थी ब्रॉन ब्रेकर के, मैंने बोला था गलत भी हो सकती है और गलत ही हुई है, लेकिन जिस तरीके से मैच का फिनिश हो, मतलब सैमी ज़ेन जीते हैं उसमें कुछ गलत नहीं, मैंने बोला था प्रेडिक्शन वीडियो में भी, लेकिन ऐसा लगा कि ब्रॉन ब्रेकर को इतना तगड़ा दिखा, अचानक से मनी इन द बैंक में फिर इसको क्या हो गया, कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आई। अगर ये इस वजह से है कि ब्रॉन ब्रेकर को पैर में प्रॉब्लम हुई है और वो कंटिन्यू नहीं कर सकते तो वो एक अलग रीजन है, लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा लगा। और मैच भी बोलूं तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर, बेकार नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कुछ अलग लेवल पे जाके डिलीवर करेंगे। बाकी इस मैच की स्टार रेटिंग कितनी है, पूरी मनी इन द बैंक के सारे मैच की स्टार रेटिंग कितनी है, उसका एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं दिख रहा तो 1-2 घंटे के अंदर अपडेट हो जाएगा। सारे मैच को बिल्कुल अच्छे से आपको पता है, स्पॉटिफाई के ऊपर पॉडकास्ट हम लेके आते हैं और अब दोबारा से कर रहे हैं तो मनी इन द बैंक की रेटिंग के साथ ही है। इसके बाद अगला मैच तो नहीं था, एक मूवमेंट था। ट्रिश स्ट्रैटस के बारे में आपको बताया था पहले से, वो होस्ट अनाउंस हो चुकी थी। वो इंट्रोड्यूस और वेलकम करती हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को। जॉन सीना की एंट्री होती है और एंट्री होते ही सबसे पहली जो नजरें हैं वो जॉन सीना के हाथ में वो जो तौलिया है, जो कपड़ा है, जो भी आपको उसको बोलना है, वो लाते हैं। और उनकी टी शर्ट के ऊपर भी जो उनका स्लोगन है, जो उनका कैच फ्रेज है, वो चेंज था। कैच फ्रेज था द लास्ट टाइम इज नाउ। और वो देखते ही भाई ऐसा लगा कि जॉन सीना क्या करने वाले हैं। जॉन सीना रिंग में आते हैं और बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तुम यहाँ पे मेक सम नॉइज, यानी कि ऐसा शोर मचाने के लिए आए हो, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। और उसके बाद जॉन सीना कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि मुझे ऐसा फील करवा गई कि भाई मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं बच्चा नहीं रहा और अब मेरी जनरेशन अलग हो चुकी है। जॉन सीना बोलते हैं कि आज मैं ऑफिशियली अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस करता हूं। और ये बात सुनते ही क्राउड ने नो बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अचानक से जॉन सीना आ गए। वैसे आई थिंक शो पर ग्राफिक तो दिखा था कि शो के बाद जॉन सीना होंगे, लेकिन अचानक से वो ऐसे भी आ जाएंगे, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। जॉन सीना उसके बाद आके बोलते हैं कि मैं लेकिन यहाँ पर क्यों अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि ये कनाडा है, तुम लोग कैनेडियन हो, और वो रिस्पेक्ट करते हैं कैनेडियन की, जिस तरीके से प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, चाहे WWE हॉट चल रही हो या फिर कोल्ड। और उसके बाद आगे जाके वो बोलते हैं कि ये परफेक्ट प्लेस है क्योंकि ये मनी इन द बैंक भी है और ये अपॉर्चुनिटीज की जगह होती है। और वो बोलते हैं रॉ नेटफ्लिक्स के बारे में भी कि रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाली है और मैं भी उस शो पर हूँगा, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस कर दिया। और मैंने आपको बोला भी था एक वीडियो में भाई कि WWE ऑल आउट जाएगी नेटफ्लिक्स वाले शो के लिए, बड़े बड़े स्टार होंगे। तो जॉन सीना ने तो अपना जो कंफर्मेशन है वो अभी यहाँ पे दे दिया है। लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं कि 2025 का रॉयल रंबल मेरा लास्ट रॉयल रंबल होगा, 2025 का एलिमिनेशन चेंबर मेरा लास्ट एलिमिनेशन चेंबर होगा, और लास वेगास रेसलमेनिया 41 आखिरी रेसलमेनिया होगी जहां पे मैं कंपीट करने वाला हूं। और ये बातें सुन, मतलब मेरे को अभी भी नहीं यकीन हो रहा कि मैं, मतलब पता था कि ये होगा, और पता रिसेंट मैंने आपको अपडेट्स में बताया कि जॉन सीना खुद ही ये बोल रहे हैं, बस वो टाइम ज़्यादा दुनिया, लेकिन अभी क्योंकि बोल दिया जॉन सीना ने तो अब इसको डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। और वो बोलते हैं कि मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहूँगा। इसके बाद क्राउड भी थैंक यू की चैंट कर रहा होता है। जॉन सीना जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे उसमें इमोशन में दिख रहे थे कि भाई जैसे क्राउड को लेके WWE यूनिवर्स से वो कितना ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद जो वो बोलते हैं इफ यू वांट सम कम गेट सम, ये लाइन तो उन्होंने बोली, लेकिन यहाँ पर चेंज था। वो बोलते हैं बिकॉज़ द लास्ट टाइम इज नाउ, ऐसा बोल के जॉन सीना वहां से चले जाते हैं। और थोड़ा सा दुख दे गए वो शो के बीच में, क्योंकि ये रिटायरमेंट वाली बात तो भाई जॉन सीना के फैंस को डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल होगा बहुत ही ज़्यादा। बट खैर अच्छी बात है कि अब एक ऐसा रन हमको जॉन सीना देने वाले हैं जो कि मतलब नेक्स्ट लेवल पे होगा। उसको हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज चैनल पर और भी वीडियोस आने वाली हैं। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है सेथ रॉलिंस वर्सेस डेमन प्रीस्ट के बीच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इनिशियली दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच बहुत अच्छा बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा था, दोनों ने काफी अच्छा खासा डोमिनेट किया। सॉन्टन बॉम्ब हमने देखा, मून सॉल्ट देखा सेथ रॉलिंस की तरफ से, जो कि यूजुअली वो मैच में परफॉर्म नहीं करते। अंडरटेकर के चैंट लग रहे थे डेमन प्रीस्ट के लिए, वो बहुत ज्यादा फनी था। इसके बाद सीन कुछ ऐसा होता है कि काउंटर मूव्स बहुत सारे दिखते हैं। जब बकल बॉम्ब मारा सेथ रॉलिंस ने तो उसके बाद उसको पावर बॉम्ब में बदल दिया डेमन प्रीस्ट ने, मतलब काउंटर करने के बाद। और सेथ रॉलिंस की सुपर किक का जवाब फ्लाइंग, वो जो स्पिनिंग किक होती है, कुछ वैसे करके डेमन प्रीस्ट ने दिया, तो बड़े अच्छे लग रहे थे वो सीक्वेंसेस। सेथ रॉलिंस पेडिग्री के लिए जाते हैं लेकिन वो लगती नहीं है। स्टॉम्प उन्होंने मारा बट किकआउट हो गया। इसके बाद सेथ रॉलिंस के अंदर वो अग्रेशन भी दिख रहा था। जब डेमन प्रीस्ट गिर गए ना तो उसके बाद सेथ रॉलिंस ऐसे बोलते हैं डेमन प्रीस्ट से कि भाई उठ जा, आ लड़ मेरे से, जो कि ट्रैश टॉकिंग यूजुअली सेथ रॉलिंस के मैचेस के अंदर इतनी नहीं होती। बट आज सेथ रॉलिंस को देखे कुछ डिफरेंट लग रहा था।
और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि सेथ रॉलिंस कितने टाइम बाद कंपीट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी लग रहा था कि कितना अरसा हो चुका है सेथ रॉलिंस को ऐसे सिंगल्स मैच में देखते हुए, क्योंकि उससे पहले तो फिर वो रेसलमेनिया वाला ही टाइम था और उससे पहले उनकी इंजरी वाला सीन चल रहा था। सेथ रॉलिंस की ये सब बातों का जवाब जो है डेमन प्रीस्ट बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। उन्होंने रेजर्स एज लगाया लेकिन इसके ऊपर किकआउट हो जाता है और इसके बाद आता है इस मैच का सबसे बड़ा ब्लंडर, बॉच आप इससे कुछ भी कहना चाहो। सेथ रॉलिंस ने सुपरप्लेक्स मारा, उसके बाद वो फैल्कन एरो हिट करते हैं, पिन फॉल करते हैं, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता ही नहीं है, लेकिन किकआउट भी नहीं होता। तो आई थिंक पता नहीं डेमन प्रीस्ट अनकॉन्शियस हो गए थे, पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, लेकिन उन्होंने 3 के ऊपर किकआउट ही नहीं किया। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली ये मैच सेथ रॉलिंस को तो जीतना नहीं था, तो रेफरी 3 काउंट कर भी कैसे देता। सेथ रॉलिंस का मुंह देखने लायक था कि ये क्या हो गया, मतलब किकआउट भी नहीं हुआ तो ये रुक कैसे गया। और आपको पता है ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो खैर चलो इस चीज़ को हम साइड में करते हैं। ऐसा कुछ बहुत मैं यहाँ पे गलती निकाल में परफॉर्मर हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं क्योंकि मैच में जो है बाकी एंटरटेनमेंट पूरा मिल रहा था। इसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक हिट होता है। आप अगर आपको आज तक के सारे मिस्टर मनी इन द बैंक देखने होंगे तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट वॉक अगर आज तक आपको कोई दिखेगी तो शायद वो ड्रू मैकिंटायर की ये वाली हो सकती है। ड्रू मैकिंटायर एंट्री करते हैं, क्लेमोर के लिए जा रहे होते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है, मतलब नहीं लग पा रही उनसे, और हालात कुछ ऐसे हुए कि एक बंदा आके ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक करता है। एंड गेस व्हाट, वो नेम कौन सा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, रिटर्न हो चुका है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का। उन्होंने मारा घसीटा, ड्रू मैकिंटायर को बाहर किया, टाइम कीपर्स एरिया में वो जाते हैं, स्टील चेयर से 4-5 शॉट तो खिंचा के उन्होंने मारे। ड्रू मैकिंटायर की हालत कर दी खराब। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग में पहुंचते हैं, वो जो बेल्ट है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जिसके पीछे जिससे ऑब्सेशन है ड्रू मैकिंटायर को, उसी से उन्होंने मार दिया मुंह पर ड्रू मैकिंटायर के। और इससे बढ़िया मौका क्या डेमन प्रीस्ट के लिए कुछ हो सकता है। उन्होंने आराम से पकड़ा ड्रू मैकिंटायर को, साउथ ऑफ हेवन फिनिशर लगाया, पिन फॉल किया और सक्सेसफुली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है और अनसक्सेसफुल कर दिया है ड्रू मैकिंटायर का कैश इन। और मैं आपको प्रेडिक्शन वीडियो में बोल रहा था कि अगर ड्रू मैकिंटायर ब्रीफकेस जीत के भी अनसक्सेसफुल कैश इन करते हैं तो सोचो ये स्टोरी लाइन में डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना इन्वेस्टेड है कि उन्होंने मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस ही इसके लिए सैक्रिफाइस कर दिया। और वही सेम चीज हुई यहाँ पे, माइकल कोल अनाउंसर टेबल से बोल रहे होते हैं तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो बहुत गुस्से में थे। सीएम पंक बोलते हैं माय जॉब, और उनकी जॉब थी ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट करवाना एट मनी इन द बैंक। अब ड्रू मैकिंटायर का तो पत्ता कटा, लेकिन सेथ रॉलिंस के लिए भी तो बुरी चीज थी। सेथ रॉलिंस भी सीएम पंक की तरफ बढ़ रहे होते गुस्से में, क्योंकि इनकी तो आपको पता है अभी जब सीएम पंक वापस है तब से ही इनकी स्टोरी होनी थी, मैच होना था, वो हुआ नहीं। तो सीएम पंक के सामने जो सेथ रॉलिंस हैं वो भी काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहे थे, लेकिन एट द एंड ड्रू मैकिंटायर का तो भाई बिल्कुल ही कचरा कबाड़ा हो चुका है। और अब आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि किस लेवल पर ये इसको लेके जाने वाले हैं। इस मैच को स्टार रेटिंग कितनी थी, अगेन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरे मनी इन द बैंक के सारे मैच की रेटिंग है, उसको जाके सुनना। वहां पर हम और ज्यादा डिटेल में हर एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो मनी इन द बैंक देखने से मन नहीं भरा, इस वीडियो से मन नहीं भरा तो पॉडकास्ट जाके सुनना जरूर। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, और मैं आई थिंक ये कह सकता हूं कि स्पोर्ट्स के मामले में वाला मैच जो है मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच से बेटर था। आप बताना कि आप अग्री करोगे इस बात से। सबसे पहले तो मैच में चेल्सी ग्रीन ने पूरा मजा बात दिया भाई। उन्होंने शुरुआत में ही लैडर पे चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जो उनका ऊंचाई को लेकर, हाइट को लेकर डर है, वो फियर उनको नीचे लेके आता है। लायरा वाल्कीरिया ने तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया ये उसका को, जब वो लैडर के ऊपर उनको फेंकती भी है, उसके बाद उन्होंने सुप्लेक्स भी लगाया। टिफनी स्ट्रैटन को हमने देखा, उन्होंने लैडर को ऐसे बिल्कुल ऐसा वो बना दिया रनवे जैसा, और उस पर चढ़ के वो बाहर कूद जाती है, तो वो भी इस मैच का कूल स्पॉट था। चेल्सी ग्रीन फिर से आती है लैडर के साथ, इस बार कॉन्फिडेंस दिखा के, लेकिन उनको जो है फिर से नहीं चढ़ने दिया जाता। अपसाइड डाउन होती है लायरा वाल्कीरिया ऐसे टेबल पे लटकी हुई, और वहीं से उठा के उन्होंने ईओ स्काई को बिल्कुल जबरदस्त, ये तो बिल्कुल ग्रेविटी के अगेंस्ट वाला सुप्लेक्स था जो उन्होंने हिट किया। अगेन बहुत कूल स्पॉट था ये। नेओमी को हम देखते हैं वो दोनों लैडर पे ऐसे चढ़ गई हैं और दोनों लैडर को उन्होंने ऐसे कर दिया, तो स्प्लिट हो जाता है बिल्कुल नेओमी का, लेकिन उसके लिए तो माहिर है, उनके तो बूमसी वैसे हैं। वहां से उठा के भी वो जो है डीडीटी हिट कर देती हैं। चेल्सी ग्रीन टिफनी स्ट्रैटन ने बाहर की तरफ, दोनों ने बिल्कुल भाईचारा या बहनचारा दिखाते हुए दोनों टेबल को लगाया, लेकिन उस समय वो किसी काम पर आता नहीं है, काम तो उसका एंड में आया। चेल्सी ग्रीन को इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी मतलब पूरे टाइम जो है एंटरटेनिंग स्टफ बहुत हो रहा है उनकी तरफ से। 2 लैडर ऐसे लगे, उसके बाद ब्रिज लगे हैं, उन लैडर्स के ब्रिज के ऊपर भी हमने बहुत सारे कूल स्पॉट देखे जो पूरे टाइम पर ही दिखते हैं। उसमें चेल्सी ग्रीन ने भी एक हिट किया। काफी स्लॉपी लगती है चेल्सी ग्रीन, लेकिन वो उनके कैरेक्टर पे सूट करता है कि भाई शायद ऐसे लड़ना भी नहीं आता, और वो देख के उनके कैरेक्टर पता है कैसा कैरेक्टर है भाई, एक प्रोफेशनल रेसलर होते हुए भी उसका कैरेक्टर ये है कि शायद वो सही से लड़ नहीं पा रहा, और वो एंटरटेनिंग भी बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन कूल स्पॉट सबसे ज्यादा था जो कि ईओ स्काई ने जोई स्टार्क को उनकी नेक के बल पे ऐसा ड्रॉप किया भाई कि जोई स्टार्क ने उस पर जो सेल किया, लिटरली ऐसा लगेगा कि उनकी जो आत्मा है उनके शरीर को छोड़ के जा चुकी है।
अब माहौल कुछ ऐसा है कि टिफनी स्ट्रैटन, चेल्सी ग्रीन दोनों टॉप पर चढ़े हुए हैं क्योंकि 2 लैडर हैं। टिफनी ने उस लैडर को धक्का दिया और जो चेल्सी ग्रीन है वो सीधा बाहर जाके अनाउंसर टेबल के ऊपर गिरती हैं और सबसे तगड़ा स्पॉट उस बंदी ने लिया जिसको शायद सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था इस मैच से। टिफनी ने उसके बाद ब्रीफकेस को निकाल लिया और वो बन चुकी हैं आपकी मिस मनी इन द बैंक। ये वाला मैच भी बहुत बढ़िया था। अगेन स्टार रेटिंग, जो मैच की स्टार रेटिंग वो पॉडकास्ट के ऊपर आ जाएगी। शो का मेन इवेंट WWE ने मैच के ऑर्डर में चेंज किया क्योंकि कल वाली वीडियो तक मैंने आपको बताया था प्लान्स में जो मेन इवेंट है वो डेमन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस का होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज था। अब मैच शुरू होता है ब्लड लाइन वर्सेस कोडी रोड्स, रैंडी ओटन, केविन ओवंस, जेकब फाटू, टामा टोंगा एंड सोलो सिकोवा। इन्होंने शुरू किया। पहले सोलो सिकोवा एंटर करते हैं लेकिन उसके बाद कहते हैं भाई अभी मुझे नहीं लड़ना। जेकब फाटू ने भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। डीडीटी जब रैंडी ओटन ने लगाई तो उसके ऊपर उन्होंने ऐसा किया कि सेल ही नहीं कर रहे उसको, तुरंत जाके खड़े हो जाते। रैंडी ओटन भी शौक है भाई मैं तो अपने फिनिशर के लिए देख रहा था, ये बंदा तो यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसके बाद सोलो टैग इन जब करते हैं तो FU सोलो के चैंट तो लग रहे थे, साथ में वी वांट रोमन के भी चैंट लग रहे थे। केविन ओवंस ने थोड़ा सा कमबैक कराया जब उन्होंने अपना कैनन बॉल और अपने जो मूव्स है उसको हिट किया। जेकब फाटू जब भी मैच में एंटर कर रहे थे, एक तो भाई उनके मूव्स ही ऐसे हैं कि वो पता नहीं ऐसे गोल 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 होके पता नहीं ऐसे कैसे गिरते हैं। समोन ड्रॉप भी आप देखना, लिटरली अभी किसी भी सुपरस्टार का, मैं WWE की नहीं सारे इंडीज सब की बात कर रहा हूं, सबसे बेस्ट जो समोन ड्रॉप है वो आपको जेकब फाटू का ही लगेगा क्योंकि जब वो समोन ड्रॉप लगाने के बाद अपना भी जो प्रेशर हिट करते हैं पीछे की तरफ वो और ज्यादा जो इंपैक्ट है वो क्रिएट करता है। सोलो एंड कोडी का यहाँ पर हॉट टैग होता है जहां पर जो कोडी रोड्स उन्होंने डोमिनेट किया, डिजास्टर किक लगाई, कोडी रोड्स ने अपना कटर भी लगाया, सुसाइड डाइव भी लगाई बाहर की तरफ मल्टीपल टाइम्स, लेकिन सोलो सिकोवा स्पीयर हिट करते हैं जिसके ऊपर किकआउट हो जाता है। सोलो सिकोवा ने गलती से रेफरी को हिट कर दिया। ब्लड लाइन के मैचेस की खास बात है वो यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, कोडी रोड्स ने भी तोड़ा, स्प्लैश मारा केविन ओवंस ने, रैंडी ओटन ने आरकेओ मारा क्योंकि रेफरी तो है नहीं तो भाई अब सबकी मनमानी चल रही है। ये ट्रिपल पावर बॉम्ब के लिए भी जा रहे होते हैं लेकिन जेकब फाटू ने वो होने से रोक दिया, अपने ट्राइबल चीफ को उन्होंने बचा लिया। इसके बाद क्या होता है, केविन ओवंस ने फिर भी जेकब फाटू को तो मारे, उन्होंने स्प्लैश मारा अनाउंसर टेबल के ऊपर जो कि बैरिकेड से उन्होंने जंप किया था। टोंगा लोवा भाई इस बंदे को थोड़ी सी मुझे लग रहा है रेसलिंग सीखनी चाहिए क्योंकि मतलब रेसलिंग में थोड़े से एग्जीक्यूशन सीखना चाहिए क्योंकि बहुत बार इन्होंने थोड़ा सा कचरा कर दिया है। लो ब्लो एक बार मारा नहीं लगा, फिर दूसरी बार मारना पड़ा इनको केविन ओवंस को, तब जाके वो लगता है। इसके बाद रैंडी ओटन ने आरकेओ मारा टोंगा लोवा को भी, टामा टोंगा को भी। सोलो सिकोवा ने समोन स्पाइक से हिट किया रैंडी ओटन को। कोडी रोड्स 2 क्रॉस रोड्स तक तो आ जाते हैं। तीसरा जब हिट करने जा रहे होते हैं अगेन जेकब फाटू ऊपर चढ़ते हैं और उल्टे टेढ़े गिरते गिरते पता नहीं कैसे उन्होंने बहुत ही ज्यादा कलाबाजियां खाते हुए जो है बूम लगाया कोडी रोड्स के ऊपर। इसका फायदा उठाया सोलो सिकोवा ने, समोन स्पाइक उन्होंने मारा और रिंग के बीचों बीच उन्होंने कोडी रोड्स को, ध्यान रखना है बंदा पिन नहीं होता, कोडी रोड्स को पिन किया जो कि अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन है। पिन करने के बाद ब्लड लाइन ये वाला मैच जीत चुकी है और इन्होंने स्टैंड टॉल किया, यानी सोलो सिकोवा जो भी बातें बोल रहे थे भाई मैं कोडी रोड्स के सामने ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो चीज उन्होंने जैसे तैसे करके इस मैच में कर दी है। और ब्लड लाइन ने यहाँ पर भी रूल किया है। अगेन पॉसिबिलिटी मिक्स थी रोमन रेंज के आने की, फिलहाल वो इस शो में नहीं हुआ, लेकिन अब हमको क्लियर पता चल रहा है कि आगे जो डायरेक्शन है वो किस तरह से जा रही है। बाकी पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जाके और मनी इन द बैंक के बारे में सुन सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक के लिए दे रहो जिंदगी के मजे।